अब हम नेक्स्ट टॉपिक रास देखते हैं, रास मैकेनिज्म। ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारा जो बीपी है वो कम हो जाता है। बीपी कम होने की वजह से रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो मेनली हाइपोथैलेमस जेजी अपरेटस और हार्ट इसे एक्टिवेट कर मतलब इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं रास मैकेनिज्म होता क्या। जब बीपी कम होता है, बीपी कम होता है तो ये बोलेंगे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट है वो भी कम हो जाएगा, तो जो मैरुलर फिल्ट्रेट है वो भी कम बनेगा। तो बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा बीपी ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से। तो जेजी सेल्स क्या करेंगे, जेजी अपरेटस के जेजी सेल्स रिलीज करेंगे रेनिन। ठीक है, रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिनोजन आया लीवर से। ठीक है, लीवर और लंग्स का यहाँ पे फंक्शन रहता है। फिर एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर फ्रॉम लंग्स। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन जो 2 है, ये है मेन हमारा एंजाइम। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस में जाकर स्टिमुलेट कर देता है उसके थर्स्ट सेंटर को, ड्रिंक करने का हमारा अर्ज बढ़ा देता है। ठीक है, और ये वेसो कंस्ट्रिक्टर भी है, जो हार्ट की वेसल्स हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट करता है। तो मतलब जितने भी हमारी ब्लड में वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, उन सबको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो मेनली ये जो हमारी आर्टरीज़ हैं, ठीक है, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि उनके अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो ज़्यादा थिक रहती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो मिडल लेयर होती है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा रहती है, तो स्मूथ मसल की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है, तो कंस्ट्रिक्ट कर देता है हार्ट की वेसल्स को। ठीक है, इसलिए हार्ट वेसल्स लिखा मतलब एट्रियम लिखा है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स सेंटर है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसको एक्टिवेट कर देता है, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जो कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस आयंस फ्रॉम डीसीटी कराता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। और जो हाइपोथैलेमस से थर्ड सेंटर है ना, वो एडीएच के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारा था मैकेनिज़्म। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, एएनएफ और एडीएच जो हैं एक दूसरे के एंटागनिस्टिक है, मतलब एक दूसरे से इनके अपोजिट फंक्शंस रहते हैं। एडीएच का काम क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, जिसकी वजह से जो यूरिन का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ना, तो ये हमारी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन को बढ़ा रहा है। तो अगर डायूरेसिस देखेंगे तो डायूरेसिस का मतलब हो जाएगा हमारी बॉडी से वाटर का लॉस, क्योंकि एडीएच क्या करता है, वाटर बढ़ाता है, और सिर्फ डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, वाटर का लॉस कर देगा। ठीक है, तो जो एएनएफ है ये एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर है, ये हार्ट से रिलीज होता है, ये इसका एंटागनिस्ट है। ये क्या कर रहा है, ये बीपी बढ़ा रहा है, तो ये स्विच ऑफ रास मैकेनिज्म है। हार्ट से रिलीज होगा एएनएफ विच इज स्विच ऑफ रास मैकेनिज्म, जिसकी वजह से हमारा बीपी कम हो जाएगा। अब जब बीपी कम है तो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जब बीपी मान लो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होने की वजह से तो बीपी बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, नॉर्मल तक पहुंच जाएगा, फिर उससे एक्सीड करेगा, पर उससे अगर एक्सीड हो जाएगा तो एएनएफ रिलीज करेगा हार्ट, जिसकी वजह से स्विच ऑफ रास मैकेनिज्म बंद हो जाएगा और बीपी बढ़ना कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही था रास मैकेनिज्म और ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में कैसे प्रेजेंट कर रखा है। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक। हार्मोनल फीडबैक क्यों, क्योंकि जो इतने भी एंजियोटेंसिनोजन थे, रेनिन थे, ये सब के सब हार्मोन ही थे। ठीक है, हार्मोनल फीडबैक इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस को, जो कि एडीएच रिलीज करेगा, विच स्टिमुलेट्स द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, जेजी ऑपरेटर जेजी सेल्स रिलीज करेगा रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट हार्ट रिलीज करेगा एएनएफ एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। ऑस्मोरिसेप्टर्स नाम से ही पता चल रहा है ऑस्मोरेगुलेशन, और ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ही काम होता है। ठीक है, तो जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पर होंगे, अंडर स्टूडेंट नेफ्रॉन के अंदर होंगे। ऑस्मोरिसेप्टर्स रिसेप्ट करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन में जो चेंजेस आ रहे होंगे उसको। ठीक है, चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कंसनट्रेशन। अब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, मतलब जब बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम होने की वजह से
can activate these receptors which stimulates the hypothalamus to release ADH or vasopressin from neurohypophysis. ADH facilitates water reabsorption from later part of tubules that is DCT, thereby preventing diuresis. तो diuresis का मतलब क्या है? diuresis का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन क्या करेगा? डायोरेसिस को स्टॉप करेगा और वाटर का लॉस कम करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ा देगा, ठीक है। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release to complete the feedback. क्योंकि ये हार्मोनल फीडबैक है, तो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक एक दूसरे के कोरिलेशन में चलते रहते हैं। ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसका नाम क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्टर, ठीक है। इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। दिस कॉजिंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन BP कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बीच का प्रेशर डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, एक्सटर्टेड बाय ग्लोमेरुलस, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। द JG apparatus plays a complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure, GFR या फिर BP can activate JG cells to release renin, सिंगल एन वाला, डबल एन वाला zymogen cells रिलीज करते हैं, ठीक है, which convert angiotensin in blood from liver to angiotensin 1 and further to angiotensin 2, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 का सारे काम करता है। तो इसमें NCERT ने एंजियोटेंसिन पे लिखा है कि एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरबाय GFR. एंजियोटेंसिन 2 कैन ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये सब के सब काम करता है। हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करेगा और एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर मेनली काम कहाँ चलता है, ठीक है? रास मैकेनिज्म के अंदर मेन काम चलता है DCT के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहा है और वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है। तो दोनों काम ADH के ही हैं। हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेगा, जो कि ADH रिलीज करेगा, और ADH ही कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, साथ ही साथ वो वैसोकंस्ट्रिक्टर भी है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में प्रेशर भी बढ़ा देता है। और ये हो गया ADH का काम। दूसरा एल्डोस्टेरोन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरोन कॉजेज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, Na+ आयंस एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। वाटर का एब्जॉर्प्शन ADH करता है DCT से, और Na+ आयन का कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन करता है एल्डोस्टेरोन। दिस also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. An increase in blood flow to the atria of heart can cause the release of ANF. मतलब अगर BP ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट जो है रिलीज़ कर देगा ANF, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, ठीक है। The ANF can cause vasodilation, dilation of blood vessels and thereby decrease the blood pressure. ANF mechanism therefore acts as a check on renin-angiotensin mechanism. इसलिए हम बोलते हैं जो ANF है वो एंटागनिस्ट है ऑफ ADH। अब NCERT में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी, ठीक है, ना ही फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ना ही कुछ, सिंपली जब टॉयलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है मिक्चुरेशन, ठीक है। और ये मिक्चुरेशन कब होता है? जब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और जो उसके आगे की ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी, तो यूरिन का फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उसके लिए जो ब्लैडर है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यूरीथ्रा जो है, पेनाइल यूरीथ्रा, उसे रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यूरेटर्स का कुछ काम नहीं होता, यूरेटर सिर्फ और सिर्फ ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। और जो यूरीथ्रा है ना, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के वहाँ का शुरू होता है, वहाँ पर ही हमारे होते हैं स्फिंक्टर्स जो कि रेगुलेट करते हैं, इसलिए वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो कंट्रोल होता है। तो जो यूरीथ्रा है वो रिलैक्स करेगा, यूरेटर में कुछ ऐसे स्फिंक्टर्स नहीं होते, ठीक है। यूरिन फाउंड बाय नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरी टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और वॉलंटरी सिग्नल जब हम अपनी विल से प्रेशर लगाते हैं एक्सक्रीट यूरिया मिक्चुरेशन करने के लिए, ठीक है, उसे कह रहा है वॉलंटरी सिग्नल। बट ये जो वॉलंटरी सिग्नल है ना, ये इनवॉलंटरीली जनरेट हो रहा है, ठीक है। दिस वॉलंटरी सिग्नल इज इनिशिएट। हमें कब पता चलता है कि हमारा जो ब्लैडर है वो फुल हो गया, ठीक है, तो वो इनवॉलंटरी फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम वॉलंटरी एक्शन करते हैं ना मिक्चुरेशन का। दिस वॉलंटरी सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ
यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर जब स्ट्रेच करने लग जाता है उसके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू CNS। ठीक है, CNS के पास मैसेज जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर वो हमें फर्दर सिग्नल भेजता है कि भाई साहब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह भर चुका है। CNS passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscle cells of bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter causing the release of urine। ठीक है, तो जो सिग्नल स्ट्रेच रिसेप्टर से आया वो तो इनवॉलेंटरी था। ठीक है, और उसके बाद जो हमने एक्शन किया ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो मतलब एक देखो ना CNS में इंफॉर्मेशन गई, ठीक है, वो इनवॉलेंटरी थी, अब वहाँ से वॉलेंटरी एक्शन आया जिसके दौरान कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स ऑफ ब्लैडर हो गया और रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स हो गया, जिसकी वजह से यूरिन का पासेज हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मिक्चुरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, नहीं, मिक्चुरेशन क्या है, टॉयलेट करना। ठीक है, तो पासिंग आउट यूरिन आ चला जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगले देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये लाइन अंडरलाइंड है, इससे मे बी सवाल आ जाए बट इतने कोई चांसेस नहीं है, ये अलग सी चमक रही है इसीलिए। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, एंड हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑडोर। तो जो हमारा यूरिन है वो एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया, और यूरिया किससे बनता है, अमोनिया से, अमोनिया से यूरिक एसिड भी बनता है। तो ये सब के सब इंटर कन्वर्टिबल हैं और एक दूसरे की डिराइड फॉर्म्स हैं। तो यूरिक एसिड से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना एसिडिक होता है नेचर में। तो जो हमारा यूरिन है बेशक उसमें यूरिया होता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। On an average, 30 grams of urea is excreted out per day. Various condition can affect the characteristic of urines. ठीक है, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो यूरिन है वो मीठा हो रहा है, तो यूरिन के अंदर शुगर है, तो इससे यूरिन के सैंपल से हमें पता चल जाएगा कि यूरिन के अंदर शुगर आ रही है, तो मतलब इंसुलिन की कमी है, जिसकी वजह से सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज नहीं हो पा रहा और ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता जा रहा है। ठीक है, ये इसीलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज, कीटोयूरिया इन यूरिन आर द इंडिकेटिव्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन का होता है ग्लूकोसूरिया। ठीक है, यूरिया का मतलब यूरिन के अंदर, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज इन यूरिया, यूरिया मतलब यूरिन में, कीटो मतलब कीटोन बॉडीज़ इन यूरिया। ठीक है, तो हमें डायबिटीज़ मेलाइटस में ये तो पता है कि ग्लूकोज आ जाता है, बट कीटोन बॉडीज़ भी आ जाती हैं उसके अंदर, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए नई है कि कीटोन बॉडीज़ अब अगर यूरिन में होंगी, कीटोस यूरिया होगा, ठीक है, कीटोन यूरिया, तो वो भी डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ही आएगा। आगे बात समझ में, आगे देख लेते हैं। अब रोल ऑफ ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, अब अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑर्गन्स अदर दैन किडनी, लंग्स से CO2 होते हैं रिलीज़, किडनी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट करती है, लंग्स गैसेस वेस्ट करते हैं रिलीज़। ठीक है, लीवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 200 ml per minute। ठीक है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब ये 200 ml 1 मिनट में रिलीज हो रहा है, पर जो हमारा 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम गैसेस का टोटल एक्सचेंज होता है वो होता है 6000 to 8000 ml। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml और एक इंसान 12 से 16 बार तक 1 मिनट में रेस्पायर करता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 से 8000 ml पर मिनट आ जाएगा हमारा रेस्पायरेटरी रेट, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 200 ml ही होती है CO2 जो कि एक्सचेंज होती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। हमें पता है कि जो लीवर है उसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल पिगमेंट्स का कोई फंक्शन नहीं होता, तो वो जो हैं यूरिन के थ्रू रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है वो येलो कलर का प्रोड्यूस होता है।
जैसे जॉन्डिस के अंदर येलो कलर का हो जाता है ना सारा, तो जॉन्डिस मेनली लीवर की वजह से होता है, बाइल पिगमेंट्स की वजह से। बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फैट है, फैट भी वाइट लैक्टी येलोइश वाइट कलर का होता है। डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स, मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है, अभी मैंने जो नंबर थी वो गलत थी, इसमें लिखा हुआ है कि इससे हमें पता चल रहा है, देखो सिंपली जो हमारा यूरिन है उसका येलो कलर यूरिया की वजह से है, और जो हमारा फीकल मैटर है उसका कलर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से है। तो जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है ये डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ रिलीज होते हैं, ना कि यूरिन के साथ। ठीक है, द स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स इन स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड्स इज़ अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, क्योंकि जो हमारा पसीना होता है वो खारा होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया भी रिलीज़ होता है, लैक्टिक एसिड भी रिलीज़ होता है स्वेट के थ्रू। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि स्वेट के अंदर क्या क्या होता है। स्वेट के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है स्वेट, जिसके अंदर NaCl होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। तो जो हमारा स्वेट है ना उसका प्राइम फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं है। ठीक है, उसका प्राइम फंक्शन, मेजर फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव। ठीक है, ये जो वेस्ट हैं जो इसके अंदर होते हैं NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब सेकेंडरी फंक्शंस हैं रिलीज़ करने के। सीबेशियस ग्लैंड, सीबम, जो कान के अंदर होते हैं, एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। ठीक है, तो जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ करते हैं सीबम, और जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं स्वेट। ठीक है, और जो सीबम है, सीबम के अंदर स्टेरॉल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्सेस, वैक्सेस का तो समझ आ गया, जैसे हमें स्वेट के अंदर NaCl का तो समझ आ गया। ठीक है, वैसे सीबम के अंदर वैक्स हो गया, इसके अंदर यूरिया और लैक्टिक एसिड होता है, इसके अंदर स्टेरॉल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये बस एक टाइप से रीड ही कर लो। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। तो जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं ये स्किन के अंदर भी होते हैं। ठीक है, और जो हमारे ईयर के अंदर होता है वो सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वो सिरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं, वो भी सीबम में रिलीज़ करते हैं वैक्सी। ठीक है, बट जो स्किन होती है, स्किन के अंदर हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। कान के अंदर भी तो स्किन ही है ना, तो उसके अंदर भी सीबेशियस ग्लैंड्स आ गए। ठीक है, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड ऑल्सो बी एक्सक्रीटेड बाय सलाइवा टू। ठीक है, तो सलाइवा के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो सकता है। अब ये डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, इनको बस पॉज करके पढ़ लो एक बार खुद के खुद। ठीक है, इतने कोई तिगड़म नहीं है, समझ आ जाएंगे। और यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है।